So we'll go ahead with questions of your textbook first. So example 8.1, a sphere of radius 10 centimeter carries a charge of 1 microcoulomb. तो आपके पास एक स्फीयर है जिसके ऊपर चार्ज है, मतलब एक कंडक्टर है। और अगर आपको याद होगा, हमने बाय डिफॉल्ट हमने कुछ डिफॉल्ट नोटेशन सेट किए थे जिसके ऊपर चार्ज है, मतलब जो कंडक्टर है उसका रेडियस हम हमेशा डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। तो कैपिटल आर आपको दिया है 10 सेंटीमीटर। इट कैरीज अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम, तो चार्ज है 1 माइक्रोकूलम का, दैट इज 10⁻⁻⁶ कूलम। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए बोला है एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। कंडक्टर का रेडियस है 10 सेंटीमीटर, जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है उसका डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर। तो ये पॉइंट कंडक्टर के अंदर है कि सरफेस पे है कि बाहर है? बाहर है। तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द फर्स्ट केस, एट अ डिस्टेंस ऑफ r ग्रेटर देन कैपिटल R। आउटसाइड वाला केस है ये। उसके बाद एट द सरफेस ऑफ स्फीयर, मतलब इन द सेकंड केस यू आर सपोज टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस से पूछा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ फाइंड करना है? एट स्मॉल r लेस देन कैपिटल R। तो एक पॉइंट है आउटसाइड द कंडक्टर, एक है एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर और एक है इनसाइड द कंडक्टर। गुड। तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दीज 3 पॉइंट्स, दैट्स ऑल दैट इज गिवन टू यू। पहले केस में r की वैल्यू है 30, दूसरे केस में r की वैल्यू 10 बन जाएगी और तीसरे केस में हो जाएगा 5। तो फॉर्मूला आप सबको पता होगा ही। इट इज एक्सपेक्टेड दैट यू नो फॉर्मूला नाउ। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर आउटसाइड वाला केस? सिग्मा r स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन 0 स्मॉल r स्क्वायर। दिस वाज फॉर स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R। गॉस लॉ का पहला एप्लीकेशन था ये। अगर पॉइंट जहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हो ये कंडक्टर के बाहर होगा तो दिस इज फॉर्मूला दैट यू गेट। और अगर आप सरफेस पे फाइंड कर रहे हो तो पता क्या होता है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 फॉर r इक्वल टू कैपिटल R। और तीसरा केस अगर आपको याद होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड है तो डायरेक्टली क्या होता है? 0। इसको तो सॉल्व करना ही नहीं है हमको, तो विल नॉट सॉल्व दैट। तो लेट अस स्टार्ट विद वन बाय वन। तो इन बोथ द केसेस आपको जरूरत पड़ेगी सिग्मा की। यू नो व्हाट इज सिग्मा? डू यू रिमेंबर सिग्मा क्या था? चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज पर यूनिट एरिया, यू रिमेंबर एरिया, ये स्फीयर है तो स्फीयर का एरिया क्या आएगा? 4 पाई कौन सा कैपिटल R, क्योंकि कंडक्टर के ऊपर चार्ज होता है तो 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। अब आई वुड सजेस्ट यू, आप सिग्मा की वैल्यू पहले से फाइंड करके रखना है कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि यू कैन सब्स्टिट्यूट सिग्मा इक्वल टू Q बाई 4 पाई R स्क्वायर बाद में भी कर सकते हो। चलो फाइंड कर ही लेते हैं। व्हाट इज चार्ज? 10⁻⁻⁶ 4 पाई। व्हाट इज कैपिटल R? 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 10⁻⁻1। 10 centimeter is 10 into 10⁻⁻2 meter. 10 into 10⁻⁻2 becomes 10⁻⁻1. तो 10⁻⁻1 का स्क्वायर कितना हो गया? 10⁻⁻2। इसको ऊपर भेजो तो ये हो गया 10⁻+2, मतलब कितना हो गया? 100। नीचे कितना है? 4 पाई। और अगर आपको याद होगा 4 पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेट कितनी होती है? 12.5। एग्जैक्ट इज 12.56, अप्रोक्सीमेट इज 12.5 into 10⁻⁻6। तो ये हो जाएगा आपका 1 सा एंड 8 सा। तो व्हाट इज सिग्मा? सिग्मा इज 8 into 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये मिल गया आपको सिग्मा की वैल्यू। सिग्मा की वैल्यू आ गई तो नाउ यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो केस 1 था इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा कैपिटल R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन 0 स्मॉल r स्क्वायर, ऐसा था वो। तो एक काम करना, सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 कैपिटल R बाय स्मॉल r का स्क्वायर कर लेना। व्हाट इज सिग्मा? 8 into 10⁻⁻6। व्हाट इज एप्सिलॉन 0? 8.85 into 10⁻⁻12। तो एप्सिलॉन 0 का वैल्यू आपको पता होना ये एसेंशियल है, हर बार बताएंगे ऐसा नहीं होता। यू हैव टू रिमेंबर दिस वैल्यू नाउ। अब क्योंकि यहाँ पे तुम रेशो ले रहे हो तो कैपिटल R और स्मॉल r को तो मीटर में कन्वर्ट नहीं भी करोगे तो डजंट मैटर रियली, तो इसको तुम सेंटीमीटर में ही रख लो। कैपिटल R कितना था?
10 और स्मॉल आर कितना था 30 था ना स्मॉल आर, इसका क्या करेंगे स्क्वायर, तो आपको मिल जाएगा ये 8 डिवाइडेड बाय 8.85 10⁻12 और 10⁻6, तो 10⁻+6 क्योंकि 10⁻12 ऊपर जाएगा तो +12 और -6 इज +6, ये 1/3 का स्क्वायर 1/9, तो 8 डिवाइडेड बाय, वैसे अप्रोक्सीमेटली आई कैन टेल यू द आंसर, लेकिन एग्जैक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। 8 डिवाइडेड बाय 8.85 0.90 समथिंग, वापस डिवाइडेड बाय 9, डिवाइडेड बाय 9 कितना आ गया 0.1004, तो ये आ गया 0.1004 इंटू 10⁻6 मतलब 10⁻5, 0.10 है तो उसको मैं लिखूंगा 1.0 इंटू 10⁻5, यस, तो 10⁻5। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, 2 यूनिट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज F/Q, तो न्यूटन पर कूलम, या फिर इट इज वोल्ट पर मीटर, तो दोनों में से कोई भी एक चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड रिमेंबर ये 0.1 इंटू 10⁻6 था तो 10⁻5 हो गया, तो क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, सिर्फ कैलकुलेशन आपको करने पड़ेंगे। ये हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट है एट द सरफेस, ये होता है σ/ε0, सिग्मा है 8 इंटू 10⁻6 और ये था 8.85 इंटू 10⁻12, हमने अभी देखा 8/8.85 है 0.9, तो 0.9 इंटू 10⁻6 मतलब 9 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर कूलम। ये हो गया सेकंड केस खत्म, और थर्ड केस तो सॉल्व करना ही नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड तो होता है 0, सो डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर वी गो अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी ये जो फॉर्मूलाज है इसको याद रखना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट आउटसाइड अ स्फेरिकल कंडक्टर इज सिग्मा कैपिटल R square upon epsilon 0 small r square, on the surface is sigma by epsilon 0, okay, and of course inside is 0. What is electric field due to a long straight wire at a point outside? 1/4 pi epsilon 0 2 lambda by r, infinitely long straight wire का, और उसका ही ऑन द सरफेस आएगा 1/4 pi epsilon 0 2 lambda by capital R, where capital R is the radius of wire। और अगर आपको ऐसा बताया ही नहीं हो कि आपको बाहर फाइंड करना है या इनसाइड फाइंड करना है, तो बाय डिफॉल्ट एक ही डिस्टेंस दिया होता है, तो टेक इट टू बी स्मॉल r। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोला है, द लेंथ ऑफ अ स्ट्रेट थिन वायर इज 2 मीटर, तो हमारे पास जो वायर है उसका लेंथ 2 मीटर है। इट इज यूनिफॉर्मली चार्ज विद अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 3 माइक्रोकूलम, तो वायर के ऊपर चार्ज है 3 माइक्रोकूलम का। कैलकुलेट द चार्ज डेंसिटी ऑफ द वायर, और वायर के केस में चार्ज डेंसिटी कौन सा, लीनियर की सरफेस लीनियर, तो लैम्डा की वैल्यू पूछी है। द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू द वायर एट अ पॉइंट 1.5 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ वायर इज। अब देखो इस केस में ना आपको वायर का रेडियस बताया ही नहीं, कहीं भी बोला है क्या वायर का रेडियस कितना है, सिर्फ आपको जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है उसका डिस्टेंस बताया है। तो ऐसे केसेस में बाय डिफॉल्ट यू हैव टू टेक दिस पॉइंट आउटसाइड द वायर, तो ये आउटसाइड वाला पॉइंट है, ऐसा आपको इमेजिन करना पड़ेगा। तो आपको गिवन पैरामीटर में दिया हुआ है लेंथ ऑफ द वायर विच इज 2 मीटर, चार्ज ऑन द वायर विच इज 3 माइक्रोकूलम, एंड देन दे आर टेलिंग यू टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.5, तो स्मॉल r की वैल्यू 1.5 मीटर है। यू आर सपोज टू फाइंड आउट 2 थिंग्स, नंबर 1 इज चार्ज डेंसिटी, नंबर 2 इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एंड ऑफ कोर्स फॉर्मूला आपको पता होगा ही, you know what is charge density, it is charge per unit length, charge upon length, and electric field intensity due to a long straight wire is 1/4 pi epsilon 0 2 lambda by r। तो दोनों फॉर्मूलाज तुम्हारे पास है, the only thing that you're supposed to do is calculations।
कैलकुलेशन करके दे दो, हो गया खत्म। तो लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल, क्यू इज 3 माइक्रो, माइक्रो इज 10⁻⁶ अपॉन एल इज 2 था ना, यस। तो ये आ गया 1.5 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम पर मीटर। और स्टेट बोर्ड एग्जाम्स में अगर आप यूनिट नहीं लिख रहे हो तो उसका भी मार्क कट जाता है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल दैट यू आर सपोज टू राइट डाउन द यूनिट्स प्रॉपरली। तो यूनिट्स लिखने पड़ेंगे आपको। देन यू आर सपोज टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विच इज ऑफकोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा बाई आर। तो ये आ गया 9 इंटू 10⁹ इंटू 2 इंटू लैम्डा की वैल्यू क्या आई 1.5 इंटू 10⁻⁶ कितना आया था 6 अपॉन डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 1.5। हो गया 1.5 गया, 9 2 इज 18, तो 18 इंटू 10⁻³ राइट, या फिर 1.8 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर। खत्म। अगला क्वेश्चन, ये तो और भी सिंपल है। एग्जाम्पल 8.3, द चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ अ लार्ज फ्लैट शीट ऑफ चार्ज इज 3 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। तो आपको गिवन पैरामीटर में सरफेस चार्ज डेंसिटी दे दिया, चार्ज पर यूनिट एरिया मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन अ लार्ज फ्लैट शीट इज हाउ मच 3 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। तो 3 माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶ कूलम पर मीटर स्क्वायर आपको ये दिया हुआ है। Calculate the electric field intensity at a point just near the surface of the sheet measured from its midpoint. तो आपको पूछा है कि what is the electric field intensity at a point near the surface and the distance is measured from the midpoint. हमने तो देखा था ये जो अपने पास इन्फिनाइट चार्ज प्लेन शीट था, उसमें इफ यू रिमेंबर गॉसियन सरफेस का शेप क्या था, सिलेंड्रिकल, और वो जो लार्ज प्लेन शीट है वो कहाँ से पास होता है, सेंटर मतलब मिड पॉइंट से। तो डिस्टेंस तुम वैसे भी कहाँ से मेजर कर रहे हो, मिड पॉइंट से। तो इफ यू रिमेंबर व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट नियर द सरफेस, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0। सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 नहीं होता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 होता है, क्योंकि सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 ये दोनों साइड का मिला के होता है। क्योंकि ये जो प्लेन शीट है अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर गोइंग अवे ऑन बोथ साइड्स। तो जब तुम दोनों साइड का फाइंड करते हो, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हो, तो वो होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0। अगर आपको बोला है एट अ पॉइंट नियर मतलब एक साइड पे फाइंड करना है, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इज द फॉर्मूला। हो गया खत्म। E इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0। सिग्मा की वैल्यू दी हुई है 3 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन 2 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो ये ऊपर जाएगा, 3/2 इज 1.5 अपॉन 8.85 इंटू 10⁻⁶। सॉल्व कर लो, सिंपल। अप्रोक्सीमेटली करना है तो ऐसे ही आ जाएगा। 8.85 को 9 मान लेना। व्हाट इज 1.5/9? 15/90 कितना होता है, 1/6। व्हाट इज 1/6 का वैल्यू, टेंटेटिव 0.1666। 0.1666, तो ये 0.165 है एग्जैक्ट, 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम। खत्म, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, example 8.4, potential at a point A in space is given as 4 into 10⁻⁵ वोल्ट। तो एक पॉइंट है A जहाँ पे पोटेंशियल का वैल्यू आपको दिया है 4 into 10⁻⁵ वोल्ट। फाइंड द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ 3 माइक्रोकूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट A। डज द आंसर डिपेंड ऑन द पाथ अलॉन्ग विच द चार्ज इज ब्रॉट। तो आपको गिवन पैरामीटर में दिया हुआ है, यू आर सपोज टू, अच्छा पहले दिया क्या है देख लेते हैं। क्या दिया है, पोटेंशियल। ए पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, 4 into 10⁵ वोल्ट। और क्या करना है, यू आर सपोज टू फाइंड आउट वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज। कौन सा चार्ज को लाना है, 3 माइक्रोकूलम के चार्ज को लाना है। कहाँ से लाना है, इन्फिनिटी से। कहाँ रखना है, पॉइंट ए पे। तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट 2 थिंग्स। नंबर 1 इज वर्क डन। नंबर 2 आपसे पूछा है कि ये जो आंसर है, आंसर मतलब क्या, वर्क। डज इट डिपेंड
ऑन द पाथ अलॉन्ग विद द चार्ज इज ब्रॉट। इसका मतलब क्या है समझ लो, हमको एक चार्ज को लाना था और ए पॉइंट पे रखना था, करेक्ट। तो आप चार्ज को लाते कहाँ से हो, इन्फिनिटी से। तो दे आर आस्किंग यू, यहाँ से लाए तो वर्क डन, और यहाँ से लाए तो वर्क डन, ऐसा घुमा फिरा के लाए तो वर्क डन की वैल्यू अलग होगी क्या? डज द आंसर डिपेंड ऑन द पाथ अलॉन्ग विद द चार्ज इज ब्रॉट? तो आंसर इज नो, क्योंकि वर्क डन डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशंस। अब ऐसा क्यों होता है? डू यू रिमेंबर 11th स्टैंडर्ड में न्यूटन लॉज ऑफ मोशन नाम का चैप्टर था आपको, उसमें आपने अगर देखा होगा तो टाइप्स ऑफ फोर्सेस में कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस थे, याद आ रहा है? कंजर्वेटिव फोर्सेस, इफ यू रिमेंबर, द वर्क डन बाय द फोर्स इज पाथ इंडिपेंडेंट, बराबर। तो तुम कौन से पाथ से ला रहे हो, दैट इज इररिलेवेंट। वर्क डन डिपेंड करता है सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पे। और आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, इसके लिए वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट। तो मैंने तो आंसर ही कर दिया, सिर्फ लिख देता हूं। आपको पूछा क्या है, इज द पाथ, इज द वर्क पाथ डिपेंडेंट? सो इज द वर्क पाथ डिपेंडेंट? तो वर्क पाथ पे डिपेंड करेगा क्या? नहीं करता है वो, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो सिंपल, बहुत ही सिंपल, देयर इज नथिंग। तो which formula will you use to find out work done? Charge into difference of potential, ठीक। तो work done is equal to charge into potential difference। potential difference होता है final potential, final potential मतलब a point पे potential minus initial potential मतलब infinity पे potential, क्योंकि you are bringing charge from infinity, तो initial point infinity था और फाइनल पॉइंट ए था, तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल। और अगर आपको याद होगा, जो याद होना चाहिए, याद है, व्हाट इज पोटेंशियल एट इंफिनिटी? 0। चार्ज कितना है? 3 माइक्रोकूलम, ओके। पोटेंशियल एट ए कितना है? 4 × 10⁵ और इंफिनिटी का पोटेंशियल कितना है? 0। तो दिस इज 12 × 10⁻⁻1 मतलब कितना? 1.2 जूल, हो गया। और सेकेंड का आंसर है नो, खत्म, डन, एंड ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, डन। Example 8.5. If 120 joule of work is done in carrying a charge of 6 coulomb from a place where the potential is 10 volt to another place where the potential is V, find V। तो ऐसा है, आपको क्वेश्चन में बोला है if 120 joule of work is done, तो वर्क डन की वैल्यू दी है 120 जूल इन कैरिंग अ चार्ज ऑफ 6 कूलम फ्रॉम अ प्लेस, मतलब फ्रॉम अ प्लेस मतलब इनिशियल पॉइंट। मैं इनिशियल पॉइंट पे काम करता हूँ, इसको ए पॉइंट बोल देता हूँ, ये इनिशियल पॉइंट है, और इसको बी बोल देता हूँ, ये फाइनल पॉइंट है। तो इनिशियल पॉइंट पे मतलब पोटेंशियल कितना था, कितना था, कितना है? 10 वोल्ट, 10 वोल्ट। और बी पॉइंट पे पोटेंशियल को वी बोला है, तो आपको वी फाइंड करना है, सिंपल। क्वेश्चन समझ में आया? यू आर कैरिंग अ चार्ज ऑफ 6 कूलम फ्रॉम सम इनिशियल पॉइंट ए टू सम फाइनल पॉइंट बी। कितना वर्क हुआ? 120 जूल। कितना चार्ज था? 6। इनिशियल पॉइंट पे कितना वोल्टेज था? 10। और तुमको क्या करना है, इस चार्ज को ए से कहाँ ले जाना है? बी। बी पे पोटेंशियल कितना है? वी। और फाइंड क्या करना है? वी। वेरी गुड। तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट व्हाट इज पोटेंशियल एट वी, मतलब वी फाइंड करना है। व्हाट इज द फॉर्मूला? अभी तो देखा था। व्हाट इज फॉर्मूला दैट यू विल यूज? वर्क डन इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, सिंपल। तो टू सिंपल टू सॉल्व, तो वर्क डन इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इज फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। वर्क डन की वैल्यू है 120, चार्ज है 6, फाइनल पोटेंशियल है v, इनिशियल है 10। दिस इज 1 जा, दिस इज 20 जा। इसको यहाँ शिफ्ट कर दो, तो 20 प्लस 10 इज इक्वल टू v। तो v की वैल्यू आनी चाहिए 30 वोल्ट। खत्म हो गया आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, example 8.6, a wire is bent in a circle of radius 10 सेंटीमीटर। एक वायर था, उसको हमने एक सर्कल का शेप दे दिया और उस सर्कल का रेडियस है 10, तो आपको रेडियस ऑफ सर्कल बता दिया है 10 सेंटीमीटर विच इज 10⁻⁻1 मीटर। इट इज गिवन अ चार्ज ऑफ 250 माइक्रोकूलम। उस वायर पे मतलब उस सर्कल पे हमने 250 माइक्रोकूलम का चार्ज डाल दिया, 250 10⁻6 कूलम, विच स्प्रेड्स ऑन इट यूनिफॉर्मली। तो पूरा चार्ज जो है वो वायर पे यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो गया, मतलब हर मीटर में सेम अमाउंट ऑफ चार्ज होगा। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर। तो ये जो वायर है जिसके ऊपर चार्ज हमने डाल दिया है, जिसका रेडियस हम स्मॉल आर बोल रहे हैं, उसके सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा ऐसा पूछा है। तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर रिंग, ऐसा काइंड ऑफ क्वेश्चन है। तो जिनको पता नहीं, वैसे आपको पता नहीं होगा क्योंकि हमने देखा ही नहीं ऐसा क्वेश्चन। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ अ रिंग इज द सेम फॉर्मूला फॉर जनरल फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल। क्या था जनरल फॉर्मूला? 1/4πε0 Q/r। डन, यही फॉर्मूला होता है, अभी याद रख लो। और ये सेम आता है स्फीयर के लिए भी। द पोटेंशियल एनीवेयर इंपॉर्टेंट है, एनीवेयर इनसाइड द स्फीयर is 1/4πε0 Q/r। Electric field inside the sphere is 0. Potential is not 0. Potential anywhere inside the sphere, ये sphere नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ अगर आ गया तो it is 1/4πε0 Q/r, where r is the radius of sphere in that case। तो v आ जाएगा आपका 1/4πε0 Q/r। तो ये आ गया 9 × 10⁹ और चार्ज की वैल्यू दी हुई है 250 इंटू 10⁻⁻6 और डिस्टेंस है मतलब r है 10⁻⁻1। तो सिंपल 10⁻⁹ और -6 कितना हो गया? 10⁻⁹ और -6 10⁻³ और ये एक 0 10⁻⁴ और ये ऊपर जाएगा 10⁻⁵। 25 9 is 225 इंटू 10⁻⁵ हो गया, वोल्ट में आएगा ये। डन, दिस इज द पोटेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 8.7, a short electric dipole, important word। Do you remember I have told you what is the meaning of short electric dipole? क्या था उसका मतलब? जिस डिस्टेंस पे तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल फाइंड करना होगा r, इट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन l, तो उस केस में फॉर्मूलाज थोड़े चेंज होते हैं। तो शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए फॉर्मूला अलग बनता है, तो उन्होंने शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल बोला है, तो ये याद रखना आप। अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल हैज डायपोल मोमेंट ऑफ 1 × 10⁻⁹ कूलम मीटर। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डायपोल एट अ पॉइंट डिस्टेंस 0.3 at a distance 0.3 meter from the center of the dipole situated number 1 on the axial line, number 2 on the equatorial line, number 3 on a line making an angle of 60 degree with the axis of dipole। तो ऐसा है, हमारे पास एक शॉर्ट डाइपोल है, तो यू हैव अ शॉर्ट डाइपोल समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे एक चार्ज होगा, यहाँ पे एक चार्ज होगा। हमने जो थ्योरी में नोटेशन यूज़ किए थे मैं वही करता हूँ। इधर मैंने +Q बोला था, ये A पॉइंट था, यहाँ मैंने -Q बोला था, ये B पॉइंट था। एंड इफ यू रिमेंबर दिस इज बेसिकली, इफ यू रिमेंबर दिस इज इक्वेटर और ये है एक्सिस, दिस इज एक्सिस। तो आपको ऐसा पूछा है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की पोटेंशियल क्या पूछा? पोटेंशियल पूछा है, यस पोटेंशियल पूछा है ना। व्हाट इज द पोटेंशियल कहाँ पे? ऑन द एक्सियल लाइन, मतलब पहले केस में जिस पॉइंट पे तुम फाइंड कर रहे हो ये P पॉइंट है, एक्सियल लाइन पे है। और अगर आपको याद होगा ये सारे डिस्टेंसेस तुम कहाँ से मेजर करते हो? सेंटर से। तो पहले केस में, केस 1 में मैं इसको R1 डिस्टेंस बोल देता हूँ, तो पहले केस में यहाँ फाइंड करना है, करेक्ट, ऑन द एक्सियल लाइन। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 0.3, करेक्ट। दूसरे केस में कहाँ फाइंड करना है? कहाँ फाइंड करना है? इक्वेटर पे, R2, ये डिस्टेंस भी कितना दिया हुआ है? 0.3। मतलब डिस्टेंसेस सारे सेम है,
तुम एक्सिस पे फाइंड करो, तुम इक्वेटर पे फाइंड करो, या तुम कहीं और फाइंड करो। कहीं और भी बोला है, कहाँ बोला है? ऑन अ लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60। तो इफ यू रिमेंबर हमने एंगल यहाँ से मेजर किया था, तो 60 डिग्री विल बी समवेयर ओवर हियर। तो ये एंगल आपको दिया हुआ है 60 डिग्री। ये और एक पॉइंट है, सम पॉइंट सी, यहाँ पे तुमको फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ में आया? ये हुआ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, और वो जो शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसका डाइपोल मोमेंट का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब P का वैल्यू दिया हुआ है 10⁻⁹ 1 × 10⁻⁹ और 10⁻⁹ कूलम मीटर। और आपको डिस्टेंस दिया है, कितना डिस्टेंस दिया है? 0.3 मीटर। जहां पे आपको क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यू आर सपोज टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन 3 डिफरेंट केसेस। नंबर 1, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल along the axis, मतलब at any point on the axis. Number 2, at any point on the equator. And number 3, at some point which is making angle of 60 degree. 3 पॉइंट्स थे, एक्सिस पे, इक्वेटर पे, और ऑन अ लाइन विच मेक्स एंगल 60 डिग्री। तो फॉर्मूला, मैं 3 फॉर्मूला लिखूंगा नहीं, मैं एक ही फॉर्मूला लिखूंगा। इफ यू रिमेंबर जनरल फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल, 1/4πε0 p cos θ/r²। ऐसे ही था ना? कॉस था ना पक्का? साइन नहीं था ना? कॉस था ना? कॉस था ना कि साइन था? हाँ, कॉस तो याद रखना, नहीं तो आंसर याद हो जाएगा। सॉल्यूशन, ए केस में एक्सिस पे फाइंड कर रहे हो, तो एक्सिस पे थीटा कितना होता है? 0। एंगल इज 0 एट द एक्सिस। तो पहले केस में यही आपका जो फॉर्मूला है एक्सिस का, इट विल जस्ट बी 1/4πε0 p cos 0/r²। तो पोटेंशियल एट एक्सिस इज 9 × 10⁹. P की वैल्यू कितनी है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P? 10⁻⁹ cos 0 तो 1 हो जाएगा, वो तो 1 हो गया, अपॉन डिस्टेंस कितना है? 0.3 मतलब 3 × 10⁻⁻1। इसका क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। तो ये 10⁻⁹ और +9 कैंसिल, 9/9 × 10⁻⁻2 मतलब कितना आ गया? 100 वोल्ट। कितना है? 100 वोल्ट। पहला केस हो गया। दूसरे केस में कहाँ फाइंड करना है? इक्वेटर पे। कहाँ फाइंड करना है? इक्वेटर पे। इक्वेटर पे एंगल कितना होता है? 90। और ये तो पता है ही, इट इज 0, क्योंकि इक्वेटोरियल लाइन इज द लाइन ऑफ 0 पोटेंशियल, लेकिन किसका? डाइपोल का। नंबर 3, थीटा इक्वल टू 60 डिग्रीज। तो V फॉर थीटा इक्वल टू 60 इज 1/4πε0 क्या था? P cos 60/r²। Now let us do a smart thing. ये 1/4πε0 p/r² तुमने अब भी फाइंड किया, यही है वो एक्सिस, क्योंकि cos 0 की वैल्यू कितनी हो गई थी? 1। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना, 1/4πε0 p/r²। तो ये वैल्यू क्या आई तुम्हारी? क्या आई? 100। तो इसको सीधा 100 लिख दो, दिस इज 100, करेक्ट। इसका मतलब यू हैव लर्नड वन मोर थिंग नाउ, potential at any angle theta is 1/4πε0 p/r² into cos theta। ये कौन होता है? एक्सिस। तो potential at any angle theta is potential at axis multiplied by cos theta। तो इसको ऐसा याद रखोगे तो it is going to help you out। तो सिंपल है, what is cos of 60? कितना? तो कितना हो गया? 50 वोल्ट। डन। Next question, example 8.8. Two charges 5 × 10⁻⁸ coulomb and -3 × 10⁻⁸ coulomb। पहले तो ये बताओ कि डाइपोल है कि नहीं? एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। डाइपोल है? डाइपोल नहीं है। डाइपोल में दोनों चार्जेस का वैल्यू सेम होता है। यहाँ पे एक 5 × 10⁻⁸ है, दूसरा -3 × 10⁻⁸ है, तो वैल्यू सेम नहीं है, तो दिस इज नॉट अ डाइपोल। Two charges 5 × 10⁻⁸ coulomb and -3 × 10⁻⁸ coulomb are located 16 सेंटीमीटर अपार्ट। तो ऐसा है कि दो चार्जेस है और दोनों चार्जेस का डिस्टेंस जो है ना वो 16 सेंटीमीटर है। तो आई टेक वन चार्ज समवेयर ओवर हियर, इसको Q1 बोल देता हूँ, अदर चार्ज समवेयर ओवर हियर, इसको मैं Q2 बोल देता हूँ। तो यू हैव Q1, यू हैव Q2। ऑफ कोर्स Q1 की वैल्यू जो है दैट इज 5 × 10⁻⁸ coulomb,
और जो Q2 है वो है माइनस 3 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 8 कूलम। और इन दोनों में जो डिस्टेंस है, इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो कैपिटल D बोल देता हूँ, कैपिटल D, एंड कैपिटल D इज गिवन टू यू एज 16 सेंटीमीटर। तो 16 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है दोनों में। एट व्हाट पॉइंट, और ब्रैकेट में लिखा है पॉइंट्स S, मतलब एक से ज़्यादा पॉइंट हो सकता है ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो। मैं आपको 2 पॉइंट के लिए करके देता हूँ, तीसरा है कि नहीं वो आप देखोगे। टेक द पोटेंशियल एट इंफिनिटी टू बी जीरो, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इसका कोई मतलब नहीं है। पोटेंशियल एट इंफिनिटी जीरो होता है, हमको पता है। गुड। देन अभी ऐसा है कि कौन से पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो हो सकता है। यू मे हैव अ पॉइंट इन बिटवीन द टू चार्जेस, लेट अस से P. You may have another point somewhere over here, let us say P dash. You may have another point on the left of Q1, हो सकता है। तो पहले केस में ये डिस्टेंस को मैं पहले केस में ये डिस्टेंस को मैं बोल रहा हूँ x, करेक्ट। तो अगर जिस पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो है उसका डिस्टेंस Q1 से कितना है, Q1 से कितना है x, तो Q2 से कितना होगा, ये कौन था D, तो ये कितना हो जाएगा 16 माइनस एक्स मतलब D माइनस एक्स। फिलहाल मैं D बोल रहा हूँ इसको। तो ये केस 1, तो पहले हम लोग केस 1 सॉल्व कर लेंगे। हमको फाइंड करना है पोटेंशियल डिस्टेंस। तो यू सपोज टू फाइंड आउट डिस्टेंस एट विच द पोटेंशियल इज जीरो। तो फॉर्मूला तो हमको सिर्फ पोटेंशियल का ही लगने वाला है, क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाय x या Q बाय R इन जनरल, डिस्टेंस बाय R, जनरल फॉर्मूला। अब हम लोग काम करते हैं, केस 1 देख लेते हैं पहले। तो केस 1 मतलब ये केस 1 का डायग्राम है। केस 1 में व्हेन यू से दैट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज जीरो, पहले तो बताओ P पॉइंट किसके फील्ड में है, Q1 और Q2। तो P पॉइंट पे किसका पोटेंशियल है, तो टोटल पोटेंशियल कितना है V1 प्लस V2, लेकिन V क्या बोला है, जीरो है, ऐसा क्वेश्चन में बताया है आपको, जीरो। तो इसका मतलब ये हो गया कि V1 इक्वल टू क्या आ गया, माइनस V2 आ गया, बराबर। व्हाट इज V1, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपॉन डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम फर्स्ट चार्ज, क्या है डिस्टेंस x, इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 डिस्टेंस ऑफ सेकंड चार्ज D माइनस x। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हो गया कैंसिल। अभी चार्ज की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या वैल्यू थी 510 रेज़ टू माइनस 8/x, माइनस Q2 का वैल्यू माइनस 3 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 8 अपॉन D माइनस x। तो 10 रेज़ टू माइनस 8 हो गया कैंसिल। तो यू विल हैव 5/x इक्वल टू माइनस प्लस हो गया 3/D माइनस x। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 5D माइनस 5x इक्वल टू 3x। गुड। देन यू हैव फ्रॉम हियर, इसको वहाँ शिफ्ट कर दो, तो 8x इक्वल टू कितना हो गया 5D, तो x कितना आ गया 5/8D। D की वैल्यू कितनी थी 16, तो 1 एंड 2 तो कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। तो पहला पॉइंट है 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। कहाँ से 10, Q1 से 10, तो Q2 से कितना 6, दोनों में डिस्टेंस कितना था 16, उसमें से Q1 से अगर 10 है तो Q2 से कितना है 6 है। तो ये हो गया, ये केस 1 हो गया। अब जो केस 2 है, एज आई टोल्ड यू, केस 2 में व्हाट वी विल डू इज, केस 2 में हम लोग पॉइंट ले लेंगे टू द राइट ऑफ द सेकेंड चार्ज। तो विल टेक अ चार्ज ओवर हियर Q1, अनदर ओवर हियर Q2। तो ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, और ये है P डैश पॉइंट। इन दोनों में डिस्टेंस था D, और जो P डैश है इसका डिस्टेंस मैं मान रहा हूँ x। कहाँ से, Q2 से। तो Q1 से कितना हो गया D plus x, correct, good. Then same story repeats. Total potential is V1 plus V2. Total potential 0 है, तो V1 plus V2 0 हो गया, मतलब V1 इक्वल टू माइनस V2 हो गया।
तो अभी ऐसा है v1 is 1/4 pi epsilon 0 q1 upon what is the distance of that point from q1 d plus x equal to minus 1/4 pi epsilon 0 q2 upon कितना x, क्योंकि q2 से डिस्टेंस कितना माना है मैंने x, तो 1/4 pi epsilon 0 ये हो गया कैंसिल. You have q1 value as 510⁻⁸ upon d plus x equal to minus 310⁻⁸ upon x. तो 10⁻⁻8 हो गया कैंसिल, माइनस ऑफ माइनस इज प्लस, तो 5 upon d plus x equal to 3/x. तो ये हो जाएगा आपका 5x equal to 3d plus 3x. तो 2x equal to कितना हो गया 3d. तो x कितना आ गया x कितना आ गया 3d/2. तो 3/2 इंटू डी कितना था 1 and 8 तो कितना हो गया 24. तो 24 आया Q2 से. तो therefore this distance is from Q2. From Q1 कितना आएगा 40. तो from Q1 the distance is d plus x, मतलब 16 plus 24 that is equal to 40. करेक्ट हो गया. अब जो तीसरा केस है, आई लीव इट ऑन टू यू. यू कैन ऑल्सो टेक अ पॉइंट ऑन द लेफ्ट ऑफ Q1 एंड चेक कि व्हाट इज द आंसर. वहां पे कितना डिस्टेंस पे जीरो आ रहा है पोटेंशियल. डन, खत्म. नेक्स्ट क्वेश्चन. Example 8.9. A small particle carrying a negative charge of 1.6 × 10⁻⁻19 coulomb is suspended in equilibrium between two horizontal metal plates 10 cm apart, having a potential difference of 4000 volt across them. Find the mass of the particle. तो पहले क्वेश्चन समझ लो. A small particle, एक स्मॉल पार्टिकल है जिसके ऊपर चार्ज है 1.6 × 10⁻⁻19 का नेगेटिव चार्ज है. इट इज सस्पेंडेड इन इक्विलिब्रियम. सस्पेंडेड मतलब इट इज हैंगिंग इन इक्विलिब्रियम बिटवीन टू प्लेट्स, मेटल प्लेट्स 10 cm अपार्ट, हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 4000 वोल्ट अक्रॉस देम. फाइंड द मास ऑफ पार्टिकल. तो ऐसा है, हमारे पास थे दो मेटल प्लेट्स, इन दोनों के बीच में एक पार्टिकल है विच इज सस्पेंडेड. इस पार्टिकल का मास होगा समथिंग लेट अस से m. तो इसका मास m है, तो इसका वेट क्या है mg है. तो वेट की वजह से इस पार्टिकल ने एक्चुअली नीचे गिरना चाहिए था, लेकिन गिर नहीं रहा क्योंकि सस्पेंडेड है. क्वेश्चन में बोला है, इसका मतलब डाउनवर्ड फोर्स को कोई तो एक अपवर्ड फोर्स बैलेंस करने वाला है. तो कोई तो एक अपवर्ड फोर्स बैलेंस करने वाला है, और वो कोई तो एक अपवर्ड फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही हो सकता है, क्योंकि इस पे चार्ज है नेगेटिव, इसमें नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है. इसका मतलब ये जो नीचे का प्लेट है वो नेगेटिव है और ऊपर का प्लेट वो पॉजिटिव है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज कहाँ अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव की तरफ. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ पे है अपवर्ड्स, और वेट कहाँ है डाउनवर्ड्स. और जहाँ पे दो प्लेट का सेपरेशन हो, एक पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट हो, तो उन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और वो दिया है 4000 वोल्ट. और इन दोनों प्लेट्स का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है d, विच इज हाउ मच 10 सेंटीमीटर. करेक्ट. तो अभी इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं वेयर यू हैव चार्ज पार्टिकल सस्पेंडेड. चार्ज पार्टिकल हैज मास, तो इट शुड फॉल डाउन बिकॉज ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू इट्स ओन वेट, लेकिन वो नीचे गिर नहीं रहा. इसका मतलब अपवर्ड कोई फोर्स होगा. यहाँ पे अपवर्ड फोर्स एक ही हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो हमको गिवन पैरामीटर में क्या क्या दिया है, सबसे पहले दिया है चार्ज का वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये नेगेटिव चार्ज है. दोनों प्लेट्स का डिस्टेंस बताया है 10 सेंटीमीटर का, विच इज 10⁻⁻1 मीटर. दोनों प्लेट्स में पोटेंशियल डिफरेंस बताया है 4000 वोल्ट का. डन. दिस इज ऑल व्हाट यू हैव बीन गिवन एंड यू आर सपोज्ड टू फाइंड आउट व्हाट इज द मास ऑफ द पार्टिकल. एंड फॉर्मूला तो मैंने अभी बता ही दिया तुमको. Formula is electrostatic force is balancing the weight mg, and as you know, do you know electrostatic force is charge into electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था फोर्स अपॉन चार्ज. तो फोर्स क्या हो गया चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड. लेकिन आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस.
इलेक्ट्रिक, मैंने इसलिए तो बोला वोल्ट पर मीटर आज ही 4 बार बोल दिया मैंने, वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या था? वोल्ट पर मीटर, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ। लेंथ मतलब क्या? डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स इक्वल टू एम जी। तो यहाँ से तुमको एम का फॉर्मूला मिल गया, क्यू वी बाई डी इंटू जी। तो मास का फॉर्मूला मिल गया आपको। यू वांटेड टू फाइंड आउट मास, मास का फॉर्मूला बन गया। सो इजी इट इज क्यू वी अपॉन डी इंटू जी। यू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू? दिया ही है, कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? 4000, मतलब 4 इंटू 10⁻3। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स? 10⁻1 एंड जी की 10 ले लेते हैं, जस्ट टेक इट टू बी 10। तो 10⁻1 और 10 कैंसिल हो गया। 1.6 इंटू 4 इज 6.4 इंटू 10⁻16 किलोग्राम। डन, खत्म। दिस इज द मास ऑफ द पार्टिकल। 6.4 इंटू 10⁻16 ओके, बराबर। अगर आप जे की वैल्यू 9.8 लोगे तो आंसर आएगा 6.53। हमने कितना लिया? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। Example 8.10, simple question है ये भी। Two charges of magnitude 5 nanocoulomb, n stands for nano, 10⁻⁹, and -2 nanocoulomb are placed at points 2 cm, 0, 0, 20 cm, 0, 0। इसका मतलब बेसिकली x एक्सिस पे दोनों पॉइंट है। In a region of space where there is no other external field, मतलब ये दो चार्जेस को छोड़ के, क्योंकि ये दोनों चार्जेस फील्ड जनरेट करेंगे, इन दोनों चार्जेस को छोड़ के बाकी कोई फील्ड नहीं है। फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इट इज टू सिंपल क्वेश्चन। तो पहले डायग्राम समझ लो। हमारे पास लेट अस से ओरिजिन, ये ओरिजिन है। यहाँ से 2 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट है ए पॉइंट, उसके बाद 20 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट है बी पॉइंट। ओके, तो ये है 2 सेंटीमीटर और ये है 20 सेंटीमीटर। गुड। यहाँ पे एक चार्ज रख दिया Q1, यहाँ पे दूसरा चार्ज रख दिया Q2, और ये डिस्टेंस हो गया दोनों में R। तो आपको गिवन पैरामीटर में आपको दिया हुआ है Q1 का वैल्यू। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q1? 5 नैनोकूलम। 5 नैनो मतलब 10⁻⁹ कूलम। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q2? -2 नैनोकूलम, -2 × 10⁻⁹ कूलम। उसके बाद आपको क्या फाइंड करना है? पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। फिर R से डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। तो व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस फ्रॉम हियर? 18 सेंटीमीटर। पहला चार्ज 2 सेंटीमीटर पे था, दूसरा 20 पे था, तो डिस्टेंस कितना है? 18 सेंटीमीटर। गुड। सिर्फ आपको ये डिस्टेंस डायरेक्टली बताने की जगह पे पोजीशन बता दी है, तो डिस्टेंस तुम फाइंड कर लो। एंड यू आर सपोज टू फाइंड आउट what is the electrostatic potential energy, and of course you know what is the formula of electrostatic potential energy. It is just 1/4πε0 Q1 Q2 by R। तो सॉल्यूशन भी सिंपल है। U इक्वल टू 1/4πε0 इज 9 × 10⁻⁹। Q1 का वैल्यू है 5 नैनोकूलम 10⁻⁹। Q2 का वैल्यू है -2 नैनोकूलम 10⁻⁹। ओके, डन। डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। हाउ मच इज द डिस्टेंस? कितना है? 18, लेकिन सेंटीमीटर में है ना, तो 10⁻² हो गया। अब देखो ऐसा है 10⁻+9 -9 गया। ओके, गया। उसके बाद ये 9 2 18 और ये 18 भी गया। तो क्या बचा? -5। ऊपर कितना था? नीचे 10⁻², तो कितना आया? 10⁻⁷। क्या? जूल। करेक्ट। -5 10⁻⁷ जूल। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। एंड बाय द वे, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी आना, उसका एक मतलब होता है। इसको तुम वैसे माइक्रो जूल में लिख सकते हो, -0.5 × 10⁻⁶। तो ये माइक्रो जूल बन जाएगा। What I was telling you is कि नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी आने का कुछ स्पेसिफिक मतलब होता है फिजिक्स में। तो बताओ क्या स्पेसिफिक मतलब है? एक चार्ज क्या है? पॉजिटिव, दूसरा क्या है? नेगेटिव। तो फोर्स अट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव होगा? तो जब भी अट्रैक्टिव फोर्स हो
तो पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी नेगेटिव आता है, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आ नहीं सकता। और यहाँ तो काइनेटिक एनर्जी का पॉइंट ही नहीं बनता क्योंकि चार्जेस रेस्ट पे है, तो यहाँ तो होगा ही क्या, ओनली पोटेंशियल एनर्जी। और इसको बोलते हैं बाउंड सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको? तो व्हेनेवर यू हैव one positive charge, other negative charge, the potential energy will always be negative and the system is said to be bound system. Next question, example 8.11, very simple. Calculate the electrostatic potential energy of the system of charges as shown in figure. तो हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें 4 चार्जेस है, 2 चार्जेस प्लस क्यू है, 2 चार्जेस माइनस क्यू है, और दे आर सिटिंग एट द वर्टेक्सेस ऑफ अ स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, इस वर्टेक्स को मैं नंबर 1 दे देता हूँ। आई कॉल दिस एज फर्स्ट वर्टेक्स 1, दिस इज सेकंड वर्टेक्स 2, दिस इज थर्ड वर्टेक्स एंड दिस इज फोर्थ वर्टेक्स। अभी आपको पता है कि यहाँ पे Q1 और Q2 की वैल्यू सेम है, Q3 और Q4 की वैल्यू भी सेम है -Q। तुमको और क्या पता है? डिस्टेंस बिटवीन 1 2 इज r, डिस्टेंस बिटवीन 2 3 इज r। तो डिस्टेंस बिटवीन, ये देख लो पहले, डिस्टेंस 4 डिस्टेंस सेम है, 2 डिस्टेंस डायगोनल वाले डिस्टेंस सेम है। तो r12 कितना है? r। r23 भी कितना है? r। r34 भी कितना है? r। और r14 या 41 भी कितना है? r। और ये जो 2 डिस्टेंस है डायगोनल, कौन से 2 डायगोनल? r13 और r24, वो कितना आएगा? √2r। तो r24 और r13 ये आएगा √2r, क्योंकि ये r है, ये r है, तो ये हाइपोटेन्यूज बन गया विच इज √2r। ठीक, अभी आपको पूछा है व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूला कैसे याद रखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 4 पॉइंट चार्जेस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 समेशन QI QG अपॉन RIJ ऑल कॉम्बिनेशंस। तो याद होगा, याद है? Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q1 Q4 अपॉन R14 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस Q2 Q4 अपॉन R24 प्लस Q3 Q4 अपॉन R34। ये आ गया फॉर्मूला। 6 टर्म्स होने चाहिए थे, 6 टर्म्स है। 4 चार्जेस थे तो 6 कॉम्बिनेशन होते हैं, 1 2 1 3 1 4, 2 3 2 4 और 3 4। अब यही क्वेश्चन अगर जेईई नीट में आता तो आंसर डायरेक्ट, कुछ करने की जरूरत नहीं थी। बताता हूँ क्यों, थोड़ा ध्यान दोगे तो समझेगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 तो था ही। एक बार बताओ, सारे चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। कोई पॉजिटिव है कोई नेगेटिव है, वो ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। तो Q1 Q2 Q1 Q3 Q1 Q4 Q2 Q3 ये सारे के सारे क्या आएंगे? Q स्क्वायर। क्या आएंगे? Q स्क्वायर। ओके, तो मैं हर जगह पे Q स्क्वायर लिख सकता हूँ ऑफ कोर्स। तो Q स्क्वायर लिख दिया, हर जगह पे लिख दिया, करेक्ट। Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव थे तो Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कितना है इनमें? R है, प्लस Q1 Q3 तो Q स्क्वायर आएगा, Q स्क्वायर Q1 और Q3, लेकिन एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो ये क्या बन जाएगा? नेगेटिव। और डिस्टेंस कितना है? √2r है। उसके बाद क्या है? उसके बाद है Q1 Q4 Q4 तो क्या आएगा? नेगेटिव। क्यों नेगेटिव? एक पॉजिटिव क्यू एक नेगेटिव क्यू, और डिस्टेंस कितना है? r है। उसके बाद क्या था? Q2 Q3, व्हाट इज Q2 Q3? -Q स्क्वायर, और डिस्टेंस कितना है? r है, करेक्ट। Q2 Q4 क्या आएगा? -Q स्क्वायर अपॉन क्या आएगा? √2r आएगा। कौन बचा? Q3 एंड Q4 क्या आएगा? Q3 -Q, Q4 -Q, माइनस प्लस Q स्क्वायर बाय डिस्टेंस कितना है? r है, करेक्ट, बराबर। 2 डिस्टेंस √2 आना चाहिए थे, यस। 4 डिस्टेंस आना चाहिए थे, करेक्ट है। इसके बाद जब तुम कॉम्बिनेशन देख रहे हो Q1 Q2 ये Q स्क्वायर आएगा पॉजिटिव, Q1 Q3 ये नेगेटिव आएगा, फिर Q1 Q4 भी नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आ गया, थर्ड टर्म नेगेटिव आ गया।
Q2 Q3, Q2 Q3 नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव आ गया। उसके बाद क्या आया Q2 Q4, Q2 एंड Q4 ये भी नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव आया। लास्टली Q3 Q4, Q3 Q4 ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव है। क्या क्या कैंसिल होता है, कैंसिल कर दो। क्या क्या कैंसिल हो गया, ये और ये गया, ये और ये भी गया गया। ओके, देन यू हैव 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q स्क्वायर बाय R। अरे दोनों सेम टर्म्स है ना, तो कितनी बार लिखेंगे, 2 बार। कितनी बार लिखेंगे, 2 बार। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, -2Q स्क्वायर बाय √2R, डन। तो -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2Q स्क्वायर बाय √2R, इसको तुम लिख सकते हो √2Q स्क्वायर बाय R, डन। दैट इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी। यही आंसर आना चाहिए और यही आंसर है, डन, खत्म। सो दैट्स इट फॉर टुडे।